नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपीएससी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीपावली घोषणा के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए, ब्रिटिश नीति के अंतिम उद्देश्य और डोमिनियन स्थिति की प्राप्ति में विश्वास बहाल करना। ऑप्शन बी, स्वशासन के लक्ष्य को भारत में ब्रिटिश शासन का दीर्घकालिक उद्देश्य माना। ऑप्शन सी, गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस के लिए एक संवैधानिक योजना का मसौदा तैयार करना था। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश नीति के अंतिम उद्देश्य और डोमिनियन स्थिति की प्राप्ति में विश्वास बहाल करना। आइए विश्लेषण देख लेते हैं। दीपावली घोषणा 31 अक्टूबर 1929 साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा की गई थी। घोषणा के पीछे का उद्देश्य ब्रिटिश नीति के अंतिम उद्देश्य और डोमिनियन स्थिति की प्राप्ति में विश्वास बहाल करना था। यह घोषणा 31 अक्टूबर 1929 को भारतीय राजपत्र में एक आधिकारिक विज्ञप्ति के रूप में की गई थी। इसमें कहा गया था, 1919 के कानून को अधिनियमित करने में ब्रिटिश सरकार की मंशा पर शंकाओं के मद्देनज़र ग्रेट ब्रिटेन और भारत दोनों में रखी जाने वाली व्याख्याओं के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। 1919 के कानून का अधिनियमित करने के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की ओर से मुझे महामहिम द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहने के लिए अधिकृत किया गया है कि उनके निर्णय में भारत की संवैधानिक प्रगति का स्वाभाविक मुद्दा, जो कि डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति 1917 की घोषणा में निहित है। हालांकि इस संदर्भ में कोई समय सीमा नहीं थी। इरविन द्वारा वादा किया गया कि डोमिनियन का दर्जा आने वाले लंबे समय तक उपलब्ध रहने की संभावना नहीं थी। वास्तव में घोषणा पत्र में कुछ भी नया या क्रांतिकारी नहीं था। लॉर्ड इरविन ने साइमन कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद एक गोलमेज सम्मेलन का भी वादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खिलाफत मुद्दे के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करने के बाद बोस और नेहरू ने इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया लीग की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस की इच्छा के खिलाफ अखिल भारतीय विरोध शुरू करने हेतु बोस द्वारा गठित एक स्वतंत्र राजनीतिक दल था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट। ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी, 1 2 3। या फिर ऑप्शन डी, केवल 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। विश्लेषण देख लेते हैं। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की उत्पत्ति, परिषदों में प्रवेश के मुद्दे पर स्वराज और समाजवादी विचारधाराओं के बीच मतभेदों के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में परिषदों को समाप्त करने या सुधारने के स्वराजवादियों के प्रस्ताव की हार हुई। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के क्रमशः अध्यक्ष और सचिव पद से इस्तीफा दे दिया और अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया गया था। नेहरू रिपोर्ट का असंतोषजनक होना। नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख संप्रदाय के साथ साथ नेहरू और बोस जैसे युवा कांग्रेस नेताओं में असंतोष हुआ।
नेहरू और बोस ने कांग्रेस के संशोधित लक्ष्य को अस्वीकार कर दिया और संयुक्त रूप से इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। अतः कथन 2 सही है। मई 1939 में बोस और उनके अनुयायियों ने कांग्रेस के तहत एक नई पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, लेकिन जब उन्होंने एआईसीसी के एक प्रस्ताव के खिलाफ 9 जुलाई को अखिल भारतीय विरोध का आह्वान किया तो कांग्रेस कार्य समिति ने बोस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की, जिसके बाद अगस्त 1939 में उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और इसके अलावा 3 साल की अवधि के लिए कांग्रेस में किसी भी निर्वाचित पद को धारण करने से उन पर रोक लगा दी गई। अतः कथन 3 भी सही है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अराजक और क्रांतिकारी अपराध फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि अराजकता फैलाने वाले समाचार पत्र के प्रकाशन किए जाने को अपराध और देशद्रोह के संदेह का पर्याप्त सबूत माना जाएगा। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून को निलंबित करने और भारत युद्धकालीन रक्षा अधिनियम के प्रावधानों को स्थायी रूप से परिवर्तित करने की कोशिश की गई थी। थर्ड है, जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के कारण सिख तीर्थों के प्रबंधन में सुधार की मांग में तीव्रता आई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों राइट आंसर है। विश्लेषण देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट ऐसे आधिकारिक तौर पर अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा जाता था। यह रॉलेट आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। इस समिति ने सिफारिश की थी कि विद्रोहियों को 2 साल के लिए बिना किसी मुकदमे के निर्वासित या कैद करने का प्रावधान किया जाना चाहिए और यहाँ तक कि इसने सिफारिश की थी देशद्रोह समाचार पत्र अपराध और देशद्रोह के संदेह के रूप में पर्याप्त सबूत होगा। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक सहित सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया था। अतः कथन 1 सही है। इसमें केवल देशद्रोह के संदेह पर भारतीयों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई। ऐसे संदिग्धों पर बिना कोई कानूनी सहायता दिए गोपनीय तरीके से मुकदमा चलाया जा सकता था। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित करने की कोशिश की गई थी। सरकार का उद्देश्य एक स्थायी कानून द्वारा युद्धकालीन भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 के दमनकारी प्रावधानों को बदलना था। अतः कथन 2 सही है। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू किया। इस दौरान बैसाखी के दिन बड़ी मात्रा में लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। ऐसे में यहाँ डायर और उनके सैनिकों ने निहत्थे लोगों, जिसमें सैनिकों की गोलियों से बहुत लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद डायर की निंदा भी नहीं की गई थी। आरुषिया के नेतृत्व में स्वर्ण मंदिर के प्रमुखों ने डायर को सिख घोषित कर सम्मानित किया। श्री दरबार साहिब अमृतसर के प्रमुखों द्वारा डायर का इस तरह से सम्मान करने के कारण सिख तीर्थों के प्रबंधन में सुधार की मांग में तेजी आई थी, जिससे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अतः कथन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1929 का व्यापार विवाद निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? ऑप्शन ए, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, नहीं। ऑप्शन बी, औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, नहीं। व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, गलत है। या डी, अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी,
व्यापार विवाद अधिनियम 1929 के प्रावधान, इसने औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए न्यायालयों और परामर्श बोर्डों की नियुक्ति को अनिवार्य बना दिया। इसने पोस्ट, रेलवे, पानी, बिजली जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में हड़तालों को अवैध बना दिया। जब तक कि हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे प्रत्येक कर्मचारी ने प्रशासन को 1 महीने की अग्रिम सूचना नहीं दी। इसने जबरदस्ती या विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रकृति के ट्रेड यूनियन गतिविधि और यहाँ तक कि सहानुभूति हड़तालों पर भी रोक लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित गांधीवादी अनुयायियों में से कौन पेशे से सीख सकता? ऑप्शन ए एन सिन्हा, ऑप्शन बी ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्लेषण देख लेते हैं। एन सिन्हा अनुराग नारायण सिन्हा बिहार के महान राजनीतिज्ञ नेताओं में से एक, पेशेवर रूप से एक वकील और संविधान सभा के सदस्य थे। उन्हें बिहार विभूति की उपाधि भी दी गई थी। ब्रज किशोर प्रसाद बिहार के एक वकील, समाज सुधारक थे। वह महात्मा गांधी से प्रेरित थे और स्वतंत्रता संग्राम में पूर्णकालिक रूप से शामिल हो गए और उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। जेबी कृपलानी, जिन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध गांधीवादी, समाजवादी, शिक्षाविद और एक स्वतंत्र कार्यकर्ता थे। वो संविधान सभा के सदस्यों में से एक थे और भारत की अंतरिम सरकार 1946-47 में कार्यरत थे। अतः विकल्प सी सही है। राजेंद्र प्रसाद एक भारतीय राजनेता, वकील, पत्रकार थे जो भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन के दौरान वे महात्मा गांधी के साथी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बरदौली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, बरदौली सत्याग्रह के पीछे का प्राथमिक कारण भू राजस्व में वृद्धि थी। राइट है। इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। राइट है। आंदोलन के एक हिस्से के रूप में एक खुफिया शाखा की भी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्लेषण देख लेते हैं। बरदौली सत्याग्रह की शुरुआत जनवरी 1926 में हुई, जब ब्रिटिश अधिकारियों ने भू राजस्व में 30% की वृद्धि करने का निर्णय लिया था। अतः कथन एक सही है। कांग्रेस नेताओं ने तुरंत विरोध किया और इस मामले की जांच के लिए बरदौली जांच समिति का गठन किया। समिति ने राजस्व वृद्धि को अनुचित पाया। फरवरी 26 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया। बरदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। अतः कथन 2 सही है। जब तक कि ब्रिटिश सरकार द्वारा एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं की गई या वर्तमान राशि को पूर्ण भुगतान के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, पटेल के नेतृत्व में बरदौली के किसानों ने संशोधित मूल्यांकन के भुगतान से इनकार करने का संकल्प लिया। सभी किसानों जोतदारों ने आंदोलन के प्रस्ताव का पालन किया है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए एक खुफिया विंग की स्थापना की गई। आंदोलन का विरोध करने वालों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। अतः कथन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा से आगे बढ़कर कई सामाजिक बुराइयों पर सवाल उठाए और उन्हें खत्म करने की दिशा में काम किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की। उन्होंने विधवाओं के अमानवीयकरण के खिलाफ सख्ती से अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। विधवाओं के सिर मुंडवाने की अमानवीय प्रथा की निंदा करने के लिए एक सफल न्यायिक हड़ताल का आयोजन किया। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, शिशु हत्या को रोकने के लिए घर नामक एक घर की स्थापना की, जहां अविवाहित माताएं और विधवाएं जो दुर्भाग्यपूर्ण
परिस्थितियों में गर्भवती हो जाती थी। वे अपने शिशुओं या स्वयं को मारने के बजाय सुरक्षित प्रसव करवा सकती थी। उन्होंने अपने स्वयं के जल भंडार को सभी के लिए खोलकर अस्पृश्यता की बुराई के खिलाफ एक मिसाल कायम की। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के महान कार्यों के ऊपर वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए सरला देवी चौधरानी, ऑप्शन बी सावित्री बाई फुले, ऑप्शन सी कार्नेलिया सोरोबजी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्लेषण देख लेते हैं। वर्ष 1852 में सावित्रीबाई ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की। सावित्रीबाई ने एक महिला सभा का आह्वान किया जहां सभी जातियों के सदस्यों का स्वागत किया गया और सभी से एक साथ मंच पर बैठने की अपेक्षा की गई। उन्होंने वर्ष 1854 में काव्या फुले और वर्ष 1892 में बावन काशी सुबोध रत्नाकर का प्रकाशन किया। अपनी कविता गो गेट एजुकेशन में वह उत्पीड़ित समुदायों से शिक्षा प्राप्त करने और उत्पीड़न की जंजीरों से मुक्त होने का आग्रह करती है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए बाल विवाह के खिलाफ एक साथ अभियान चलाया। उन्होंने वर्ष 1873 में पहला सत्यशोधक विवाह शुरू किया। दहेज, ब्राह्मणी, पुजारी या ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के बिना विवाह। उन्होंने वर्ष 1848 में फूले ने पुणे में लड़कियों, शूद्रों, अतिशूद्रों के लिए एक स्कूल शुरू किया। 1850 के दशक में फूले दंपति ने 2 शैक्षिक ट्रस्टों की शुरुआत की, नेटिव फीमेल स्कूल पुणे और द सोसाइटी फॉर फॉर्मेटिंग द एजुकेशन ऑफ महार, जिसके तहत कई स्कूल शामिल थे। वर्ष 1853 में उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु और सामाजिक मानदंडों के कारण शिशु हत्या की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक देखभाल केंद्र खोला। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह उनके ही घर में शुरू हुआ। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योति राव सावित्रीबाई और अन्य समान विचारधारा वाले लोगों द्वारा की गई थी। उन्होंने समाज में सामाजिक परिवर्तनों की वकालत की तथा प्रचलित परंपराओं के खिलाफ कदम उठाया, जिसमें आर्थिक विवाह, अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह शामिल था। अतः विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है 19वीं सदी का अहमदिया आंदोलन मानवता के सार्वभौम धर्म के सिद्धांत पर आधारित था। ऑप्शन सेकंड, सर सैयद अहमद खान आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए विश्लेषण देख लेते हैं। अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। इसकी स्थापना 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी। यह उदार सिद्धांतों पर आधारित था। इसने खुद को मुस्लिम पुनर्जागरण के मानक वाहक के रूप में वर्णित किया और ब्रह्म समाज की तरह मानवता के सार्वभौमिक धर्म के सिद्धांत अपनाए। अतः कथन एक सही है। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज को शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा पाया। उन्होंने मुस्लिम समाज की बदहाली के लिए मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। इसने सर सैयद को मुस्लिम समाज के बौद्धिक, शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए एक आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। अतः कथन 2 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गांधी जी ने औपनिवेशिक सरकार की किस योजना को पोस्ट डिडेड चेक कहा?
ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट या ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्लेषण देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को संवैधानिक प्रस्तावों के साथ युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए भारत भेजा था। डोमिनियन के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। यह संघ राष्ट्रमंडल के साथ साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संस्थाओं में अपनी भूमिका को खुद ही निर्धारित करेगा। युद्ध की समाप्ति के पश्चात नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे तथा कुछ रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा बनाए गए नए संविधान को अग्र लिखित शर्तों के अधीन स्वीकार करेगा। संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकार होंगे। पृथक होने वाले प्रांतों को अपने पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। मतलब जो अलग होगा उससे अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। देशी रियासतों को भी इसी प्रकार का अधिकार होगा। नवगठित संविधान निर्मात्री परिषद तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण एवं प्रजातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दे को आपसी समझौते द्वारा हल करेंगे। गांधी ने इस योजना को एक पोस्ट डिटेड चेक के रूप में वर्णित किया। नेहरू ने बताया कि मौजूदा ढांचा और निरंकुश शक्तियाँ बनी रहेगी और हम में से कुछ लोग वायसराय की वर्दीधारी शिविर के अनुयायी बन जाएंगे और कैंटीन तथा इस तरह के और देखभाल करेंगे। अतः विकल्प भी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नौ सैनिक विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारक थे। नंबर 1 नस्लीय भेदभाव, नंबर 2 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार, नंबर 3 INA मुकदमा, नंबर 4 वेवेल योजना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 2 4, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 2 3 या ऑप्शन डी 1 और 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। विश्लेषण देख लेते हैं। 8 फरवरी 1946 को HMIS तलवार पर तैनात करीब 1100 रॉयल इंडियन आर्मी भारतीय शाही सेना ने निम्नलिखित कारणों से इस विद्रोह की शुरुआत की। नस्लवादी भेदभाव, भारतीय नाविक अंग्रेज सैनिक के बराबर वेतन की मांग करने लगे। अखाद्य भोजन, HMIS तलवार पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप के कारण गिरफ्तारी। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार, आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। इंडोनेशिया में भारतीय सेना का प्रयोग तथा उसकी वापसी की मांग। आंदोलनकारियों ने तिरंगा फहराया तथा जहाजी बेड़ों में जगह जगह झंडे लगा दिए। शीघ्र की केशल और फोर्ट बैराक भी हड़ताल में शामिल हो गए। आंदोलनकारी कांग्रेस के झंडों से सजी गाड़ियों में बैठकर पूरे बम्बई में घूमने लगे और यूरोपीय एवं पुलिस वालों को धमकाने लगे। दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।